हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। और चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। समय ख़राब नहीं करेंगे, आ जाते हैं यहाँ पर। और लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था मेरे बच्चों, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ा था इसके निर्माण को लेकर के, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम है। और इसके एक हमने पढ़ा था कि इसके समकालीन जो पर्वतमाला है वो कौन कौन सी आती है। उसके बाद में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि किसका हिस्सा है ये, मतलब भारत में, और वैसे किसका हिस्सा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, अरावली कैसी पर्वतमाला है और इसका स्वरूप कैसा है, इसकी ऊंचाई घट रही है, इसका कारण भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में थोड़ा सा अब और आगे हम लोग चलते हैं, तो करें अब आगे सेशन को स्टार्ट। जी हाँ, चलो नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेरे बच्चों, एक यहाँ से आता है और वो आता है कि अरावली का, जी नेक्स्ट हम बात करें तो ये आ गया अपना अरावली का सर्वप्रथम, अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन, अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन की बात की जाए कि सबसे पहले भूगर्भिक अध्ययन, भूगर्भ का मतलब होता है कि अरावली का जो इंटरनल पार्ट है, अर्थात अरावली के अंदर क्या छुपा हुआ, अरावली के गर्भ में क्या छुपा हुआ, अरावली के भूगर्भ में क्या छुपा हुआ, उसके अध्ययन की बात करें तो मेरे बच्चों ये सबसे पहले अध्ययन जो किया था, ये किया था हेरोन महोदय ने, एक व्यक्ति जिसका नाम है हेरोन महोदय। और यहाँ से थोड़ा सा आपको बता दूं, सिर्फ आपके इतना सा काम का है लेकिन आपको समझना है, हेरोन महोदय जो है ना, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर काम करते थे और इन्होंने नागौर का एक जायल क्षेत्र है वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। तो उस जब नागौर के जायल क्षेत्र में जब अध्ययन कर रहे थे हेरोन महोदय, तो उस समय इन्होंने यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में भी बताया था। और इसके साथ साथ जब हेरोन महोदय के द्वारा इस नागौर क्षेत्र में इसका अध्ययन कर रहा था तो इन्होंने भूगर्भिक रूप से अरावली को 6 भागों में बांटा था, ये भी यहाँ से बता दूं। तो हेरोन महोदय को लेकर के मेरे बच्चों एक चीज़ और याद रखना कि हेरोन महोदय के द्वारा, जी ये इंपॉर्टेंट है कि हेरोन महोदय द्वारा अरावली को, जी हाँ अरावली को भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक दृष्टि की बात करें, भूगर्भिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा था, 6 भागों में बांटा। जी हाँ, ये भी याद रखना है। अब ये 6 भाग कौन से थे ये तो हम चर्चा करेंगे जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद, जब राजस्थान की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे विंध्य कगार आ जाता है, मालानी समूह आ जाता है, धारवाड़ की पहाड़ी यहाँ पर आ जाती हैं, है ना, अरावली समूह आ जाता है, दहली समूह के चट्टाने यहाँ पर आते हैं। तो उन सब का अध्ययन करेंगे हम लोग जब ये भौतिक प्रदेश हो जाएंगे। तो ये बस इतना याद रखना कि अरावली का भूगर्भिक अध्ययन जो है ये हेरोन महोदय के द्वारा किया गया था। और कितने भागों में बांटा था बेटा? 6 भागों के अंदर उन्होंने इसको बांटा था, राइट। एक मिनट भाई, मैं कमेंट्स ही नहीं आ रहे थे मेरे पास। कल की पीडीएफ नहीं मिली, अभी चेक कर लेते हैं भाई, अभी दिखा देता हूँ ना, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर की वजह से हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, इस अरावली के अंदर अपना आता है अगली चीज हम बात करें कि गुरुजी यहाँ पे चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, चट्टानों की बात करें। मनीष चेजारा, हाँ बेटा देखो, चट्टानों की बात करें तो सामान्यतः हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इस अरावली के अंदर चट्टानें जो हैं ये आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय। मेरे बच्चों ये भी याद रखना, यदि पूछा जाए कि चट्टानें कितने प्रकार की हैं तो चट्टानें जो है ना ये 3 प्रकार की होती है। चट्टानों की बात करें, चट्टानें जो हैं ये 3 प्रकार की होती है। और सिंपल सी कहानी समझना कि मैं कहूँ कि ये तो अपना धरातल है और ये हो जाएगा अपना कोई समुद्री भूभाग। इतना तो बात समझ में आ गया जी, ये तो धरातल है और बेटा ये कोई अपना समुद्री भूभाग है। अब हमें ये भी पढ़ना होगा कि सामान्यतः बाड़मेर में तेल के कुएं नहीं, जब ऊर्जा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बच्चे। सामान्यतः इस भूगर्भ में जब जाते हैं तो ये जो आंतरिक जो भाग है ये एकदम गर्म अवस्था में है और तरल अवस्था के अंदर है। और ये जो गर्म और तरल अवस्था है इसको कहा जाता है मैग्मा। जब ये पृथ्वी के भूगर्भ में है तब इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा कहा जाता है। जी अनूप, एकदम ठीक है बेटा। अब जब यहाँ पर ये मैग्मा जो है ये सतह के ऊपर आता है, बाहर जब आया
तो ये मैग्मा जब सतह के बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में इस मैग्मा को क्या बोलते हैं, लावा कहा जाता है। इस मैग्मा को क्या बोल देंगे, लावा। और ये लावा बाहर आकर के और इसके इधर इधर जम जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है ज्वालामुखी। इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। तो इस ज्वालामुखी के अंदर क्या निकला, लावा। और ज्वालामुखी के अंदर जो लावा निकला ये धीरे धीरे कैसा है, गर्म भी है और तरल भी है। बाद में धीरे धीरे होकर के ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने पर जो चट्टानें बनेंगी इनको कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो जाहिर सीधी सी बात है कि ज्वालामुखी के से निकलने वाले लावा के जमने के फलस्वरूप जो चट्टानें बनी वो अपनी हो जाएंगी आग्नेय चट्टान। अब मेरे बच्चों सुनो अगली चीज। अब यदि इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे वर्षा होती है, यहाँ पर होगी वर्षा होगी तो वर्षा के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा आपका अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है कटाव। तो वर्षा के द्वारा यहाँ पर कटाव भी किया जाएगा, क्योंकि यदि बात करें पानी आएगा, वागड़ और बागड़ में अंतर क्या, क्षेत्र का अंतर बेटा। एक क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं, एक क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं। जैसे मेरे में मेरा नाम नरेंद्र है, ये पूछो अंतर क्या, तो अलग विषय है। क्षेत्र है बेटा, ये क्षेत्रों के नाम है, क्षेत्रीय नाम है। क्षेत्रीय नामों को अंतर से नहीं जानते। जी तो यहाँ से इस वर्षा के द्वारा बेटा इसका किया जाएगा अपर्दन। और अपर्दन करने के बाद पानी यहाँ से बहता चलेगा, नदी के रूप में बहेगा साहब। और उसके बाद में जब ये पानी बहता हुआ इस समुद्र में आ जाएगा तो इसके साथ जो अपर्दन से जो मलबा आया था, अपर्दन से जो मलबा आया था उसी की बात यहाँ से करें। जी बहुत बढ़िया नीलम, 2008-9 के अंदर, शाबाश जी। तो ये मलबा जो है ये धीरे धीरे इस समुद्र की तलहटी में जमा हो जाएगा और इस समुद्र की तलहटी में जमा होने पर यहाँ पे जो चट्टानें बनती बेटा इन्हें कहा जाता है अवसादी। तो सामान्यतः अवसादी चट्टानें जो है ना वो समुद्र की तलहटी के अंदर बनती हैं। एक तो ये देखो, ठीक है, ये यहां से आ गया। अगली चीज, बाद में ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनके स्वरूप में, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए या औषधि चट्टानों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो उसके बाद जो चट्टानें बनती हैं उनको बोल देते हैं कायनांतरित चट्टानें। क्या बोलते हैं, कायनांतरित चट्टानें। तो यहां से यदि हम बात करें तो इसके अंदर चट्टानें कौन सी हैं, आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ पे दो नाम आते हैं। एक तो आता है ग्रेनाइट और एक मोटे तौर पर आग्नेय चट्टानों में नाम आता है बेसाल्ट। जी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो इस लेकिन अरावली में याद रखना, इस अरावली में चट्टानें कौन सी हैं, ग्रेनाइट। तो या तो प्रश्न होगा कि अरावली में चट्टान कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, आग्नेय, या फिर आपका जवाब क्या होगा, ग्रेनाइट। इसके अलावा इस ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच का भी एक स्वरूप आता है, उसको बोलते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट कहा जाता है। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर चट्टानें कौन सी हो, क्वार्टजाइट चट्टानें यहाँ पर हो सकते हैं सर। जिले बेटा डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है ना ये आपका वागड़ प्रदेश है और गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें ये बागड़ प्रदेश है जी। तो यहाँ पर आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों में पूछे तो मुख्य रूप से कौन सी हैं, ग्रेनाइट। और यदि ये नहीं हो तो फिर कौन सी हो जाएगी, आपके क्वार्टराइज यहाँ पर आ जाएगा। क्वार्टराइज की बात करें, क्वार्टज जी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, एक हम बात करें इसके अंदर आ जाएगा अपने खनिजों की बात करें तो मेरे बच्चों एक तो याद रखना कि अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, एक तो ये। और दूसरा यदि हम चट्टानों की बात करें तो सामान्यतः इसके अंदर चट्टानें जो पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं अपनी धात्विक चट्टानें। यहाँ पे खनिज कौन से हो जाएंगे, धात्विक खनिज जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। खनिज कौन से हो जाएंगे, धात्विक खनिज, लोहा वगैरह की बात करें वो यहाँ पर आ जाते हैं जी। ये यहाँ से आपका आ जाता है। तो अरावली में सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन, ये भी याद रखना है, चट्टानें और खनिज, ये तीन बातें हम लोगों ने यहाँ से पढ़ी है। एक बच्चे ने कहा कि सर नए जिलों के अनुसार कोई खंडित जिला है क्या। अभी राजस्थान सरकार का मैप ही बड़ा अजीब सा है भाई, राजस्थान सरकार का मैप ही बड़ा अजीब सा है, मैं जा ही नहीं सकता यहाँ से उस पर।
तभी मैं उन जिलों की स्थिति के बारे में कुछ बताया नहीं आपको, ना ये बताया छोटा कौन सा, ना ये बताया बड़ा कौन सा है, ना मैंने कहा कि 2 स्थानों पे कौन सा खंडित कौन सा है। इसका मतलब समझ जाओ कि अभी वहाँ पे मुद्दा कंट्रोवर्शियल है, और कंट्रोवर्शियल है इसका मतलब है कि मामला एक बार उससे दूर ही रहो साहब। धात्विक का अर्थ क्या होता है? धात्विक खनिज ऐसे खनिज है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनकी अपनी एक संगठन होता है, एक संरचना होती है, और जिसके सामान्यतः जैसे लोहे की बात करें, चांदी की बात करें, तांबा की बात करें, वो इसके अंदर होती है। जी चलें आगे मेरे बच्चों। ओके, तो यहां तक हमने चर्चा कर ली। अरावली की बात करें, अरावली की बात करें, इस अरावली का सामान्य परिचय। अब यहां से आ जाता है नेक्स्ट, अपन बात करते हैं अरावली का। नेक्स्ट आ जाएगा अरावली का भारत में विस्तार। अरावली का भारत में विस्तार, कि भाई ये जो अरावली है इसका भारत के अंदर विस्तार की बात हम लोग यहां पर करते हैं। जी ये यहां से आ जाता है साहब। अजायब घर का मतलब क्या? बहुत सारे खनिज है जी, भारत के अंदर हम इसके विस्तार की चर्चा करते हैं साहब। पढ़े जी मेरे बच्चों। देखो ये तो एक छोटा सा मैंने नक्शा बना दिया अपना भारत का, हो गया भाई जी, है ना, ये यहां से आ गया। उसके बाद देखें यहां पर इधर अपना है अरब सागर, इधर तो अपना है अरब सागर, और इधर जो है अपनी ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की भारत के इधर ये जो हिस्सा है इसको तो बोलते हैं अरब सागर, और इधर जो जलीय भाग है इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। इस अरब सागर की बात करें, इस अरब सागर के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है मिनिकोय द्वीप। यहाँ पर एक छोटा सा मेरे बच्चों द्वीप है, और इस द्वीप का नाम आता है मिनिकोय द्वीप। ओके, यहां पर एक आइसलैंड है जिसका नाम है मिनिकोय आइसलैंड या मिनिकोय द्वीप। ठीक है, अपने अरावली की जो उत्पत्ति है, अरावली की जो उत्पत्ति है ये इसी मिनिकोय द्वीप से मानी जाती है। ये कहते हैं कि मिनिकोय द्वीप से इसी की है ना, और यहां से अरावली की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यहां पर अरावली जो है ये पृथ्वी के भूगर्भ में थी, पृथ्वी के भूगर्भ में थी। भूगर्भ का मतलब है कि पहले अरावली जो है ये पृथ्वी के नीचे नीचे थी साहब। और यहां पर मैं अपना राजस्थान बना देता हूं, ये हो गया अपना राजस्थान, और ये अरावली धीरे धीरे पृथ्वी के भूगर्भ में यहां तक आ जाती है, और यहां पर आकर के अरावली सबसे पहले धरातल पे दिखाई देती है। यदि हम सबसे पहले धरातल पे दिखाई देती है तो इसी की बात करें, ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है खेड़ ब्रह्मा। इस स्थान का नाम क्या है? खेड़ ब्रह्मा, जो कि अपने पालनपुर गुजरात में है, पालनपुर गुजरात के अंदर है। तो अरावली जो है इस खेड़ ब्रह्मा की बात करें, यहां पर क्या होता है? अरावली सर्वप्रथम, अरावली सर्वप्रथम धरातल पर दिखाई या दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है या दृष्टिगोचर होती है। मतलब पहले मिनिकोय द्वीप से अरावली जो है ये अरावली के नीचे नीचे था साहब, नीचे नीचे था। उसके बाद धरातल के ऊपर सबसे पहले कहां पर आई? खेड़ ब्रह्मा के अंदर, और उसके बाद ये अरावली जो है इस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में और ऐसे फैला हुआ है। इस प्रकार से ये अरावली जो है अपने फैली हुई है, और इसके अंतिम रूप से जो जाती है ये जाती है आपके कहाँ तक? तो ये अंतिम बिंदु जो है इसका स्थान का नाम है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। और ये रायसीना हिल्स जो है अपने दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है साहब जी, यहाँ तक आ जाती है। तो अब भारत के अंदर विस्तार की बात करें तो पहला यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, एक तो आ जाए कि विस्तार कहाँ पर है,
तो बेटा अरावली का विस्तार कहाँ से हो गया? अब आप ही देखो, अरावली तो यहीं से है, पहले तो भूगर्भ में है, उसका तो है ही नहीं सब कुछ। बेटा नोट्स एकदम सही तरीके से लिखवा रहा हूं। अरावली का एग्जैक्ट सही लिखा है, चट्टाने और खनिज, नोट्स की तरह ही लिख रहा हूं। अब ये आपको ये भी नहीं लिखना आता तो फिर तो भाई बहुत बड़ी गलती है बेटा। एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिख रहा हूं? नोट्स की तरह एक एक लाइन शब्द लिख रहा हूं यहाँ पर चित्र बनाने की, जहां पे चित्र की आवश्यकता होगी वहां पे चित्र। अब भारत का कैसे लिखोगे, इसका नोट्स कैसे बनाओ भाई? इसको तो बेटा चित्र बनाना ही पड़ेगा ना, है ना। तो मुझे पता कि मुझे पता हो सकता है कोई बच्चा जीरो से पढ़ रहा होगा, लेकिन नोट्स एकदम सही तरीके से बना रहा हूं। अब ये भी यही नहीं बनते तो फिर गड़बड़ है। सरसेखावाटी को प्रदेश को नहीं कहते कि डोपी अलका क्या कर रही बेटा? पढ़ा के गया हूं दक्षिणी अपने अर्ध शुष्क परुस्थल की क्षेत्र की बात करें, उसको कहा है, उसको बांगड़ प्रदेश, उसको बागड़ प्रदेश कहते हैं, उसमें शेखावाटी आता है। आपको पढ़ाने के बाद भी पूछ लेते तो बहुत गड़बड़ है। इसका मतलब आपने पुरानी कक्षाएं नहीं ली हैं, इसका मतलब है आपने पुरानी कक्षा नहीं ली है जी। रायसीना हिल्स तक, इसी रायसीना हिल्स की बात करें। अब देखो यदि विस्तार पूछा जाए तो कहां से हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा आपके खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा से, और कहां तक? ये हो जाएगा आपका रायसीना हिल्स तक। कहां तक हो गया? रायसीना हिल्स तक हो गया जी। एक आ जाए विस्तार के राज्यों की बात करें कि भाई विस्तार के राज्य, तो बेटा खेड़ ब्रह्मा तो कहां पर है? गुजरात में। उसके बाद देखो ये अपने आगे कहां पर आ गई? राजस्थान में। राजस्थान के बाद अपने इधर बाउंड्री पे एक स्टेट आता है जिसका नाम है हरियाणा, और उसके बाद एक स्टेट आता है अपना दिल्ली। यहां तक अपने मुख्य रूप से 4 स्टेट में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर 4 स्टेट में है। और एक आ जाती है कि इसकी भारत में लंबाई की बात करें। अब कोई कहे सर भारत में, राजस्थान में, तो ऊपर लिख रखा है भारत की बात करें साहब। जी मैप बनाना होगा बेटा, तो है ना भाई, ये तो मैप बनाना ही पड़ेगा बेटा, है ना। एक यहां से आ जाए कि यदि हम बात करें इसकी भारत के अंदर विस्तार की बात करें, तो गुरुजी इसकी भारत के अंदर विस्तार कितना है? तो ये आ जाएगा अपना, सॉरी भारत के अंदर लंबाई, ये जल्दी से बताओ, तब तक मैं कुछ और बताता हूँ। रायसीना हिल्स की बात करें, इन्हीं रायसीना हिल्स की बात करें, इन्हीं के ऊपर स्थित है अपना राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है वो यहीं पर स्थित है। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई आती है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई आ जाती है, ये याद रखना थोड़ा सा। तो भारत में विस्तार खेड़ ब्रह्मा से रायसीना हिल्स तक, और विस्तार के राज्य और लंबाई। अब इसको एग्जैक्ट मैप से समझा दिया, तो कोई लिखना चाहे उसको इतना लिख सकता है, और मैप से बनाओगे तो अच्छी बात है। अब इसको लाइन को तो कैसे लिखवा दूं? ये लाइन तो लिखवाने वाली है ही नहीं भाई, मैप को कैसे लिखवा दूं? मैं लिखवा सकता हूं भारत में विस्तार, तो ये लिखवा सकता हूं राज्य और लंबाई। एग्जैक्ट ये मैप तो अपने को बनाना ही पड़ेगा ना भाई, ये मैप तो अपने को बनाना ही पड़ेगा ना। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं। आपको कि सर मैप को भी नोट्स बना दो, तो कैसे बना दो मैप के नोट्स? एक और देखो, यहां पर इस बंगाल की खाड़ी की बात करें, इसके साथ एक करंट का डाटा और बता देता हूं जो आपके काम का है साहब, है ना। ये आपके काम का है, और वो ये कि अपने यहां पर इसी की बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें, यहां 21 ऐनाम द्वीपों का नामांकन किया गया। अर्थात इस बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, और उनमें से कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। उनमें से 21 ऐनाम द्वीपों का नामांकन किया गया। और ये जो नामांकन किया गया, इसको समझना आ जाएगा कि नामांकन कैसे किया गया। तो नामांकन परमवीर चक्र विजेता के नाम पर। एक तो देखना, यदि पूछा जाए कि नामांकन, और शायद ये किसी एग्जाम में आया था 2023 के अंदर, 2023 के अंदर आया भी था ये कि बंगाल की खाड़ी के अंदर 21 ऐनाम द्वीपों का नामांकन किस पदक के या किस चक्कर के विजेता के नाम पे किया गया। तो ये यहां से आ जाता है
परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। एक, ये नामांकन कब किया गया था? तो बेटा ये किया गया था 23 जनवरी वर्ष 2023 को। 23 जनवरी वर्ष 2023 को किया गया। और इस नामांकन की बात करें, इसके अंदर क्या अपने राजस्थान के भी कोई योद्धा थे क्या जिनके नाम पे किया गया? तो राजस्थान के 2 योद्धा हैं जिनके नाम पर यहाँ पे नामांकन किया गया। और वो 2 योद्धा कौन कौन है? तो एक तो आ जाएगा मेजर शैतान सिंह, एक योद्धा का नाम है मेजर शैतान सिंह, और एक नाम आ जाएगा मेजर पीरू सिंह। तो देखो आपको यहां पर इसके साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स की बातें बता दी कि बंगाल की खाड़ी के साथ क्या है। तो भारत में इसका विस्तार और भारत में लंबाई, ये चित्र जो है ना, ये आपके इस लिखने वाली चीजों को और एनहांस करता है साहब, ये इनको एनहांस करता है। दिव्यांशु बेटा पक्का बस पढ़ते रहो, 100% होगा। और एक बंगाल की खाड़ी के अंदर, और यहां से ये पर्सन आ चुका है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, ये आ चुका है। और राजस्थान के दोनों जो व्यक्ति हैं इनके नाम को भी लेकर के एग्जाम के अंदर आ चुका है जी। हो गया? अभी आएंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जी जी सुरेंद्र, बहुत बढ़िया। दूसरा नाम है मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। राहुल एकदम बढ़िया जी। चलें बेटा आगे। हाँ मेरे बच्चों आगे देखो, आगे बढ़े यहां से। हाँ जी, अब यहां से बात करते हैं साहब। देखो दिख रहा है? ओके मेरे बच्चों, अब आ जाता है अरावली का। अरावली का राजस्थान में विस्तार। अरावली का राजस्थान के अंदर विस्तार, ये यहां से आ जाती है जी। और यहां पर जो बहुत सारी बातें हैं ना, ये इसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे जी। सबसे पहले यहां से आता है पहला प्रश्न कि राजस्थान में प्रवेश, कि भाई अरावली का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वो तो इसलिए थी ताकि आपकी उसकी जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए, और भारत में कहां पर है ये भी आपको मिल जाएगी। अब देखो साहब, इसके राजस्थान में प्रवेश की बात करें, ये स्थान है और इस स्थान का नाम है खेड़ ब्रह्मा, पढ़ा था ना। और यहां पर अरावली सबसे पहले धरातल पर आती है, और उसके बाद में ये अरावली उत्तर की ओर चली और कहां पर आकर के, यहां पर आकर के ये राजस्थान में प्रवेश करती है, इस बिंदु पर जी, यहां पर प्रवेश करती है साहब जी, है ना, यहां पे प्रवेश करती है बेटा। इस स्थान का नाम है आबू रोड। तो ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है आपके आबू रोड से, और आबू रोड मेरे बच्चों पड़ता है डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरोही। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से हो गया? आबू रोड सिरोही से। उसके बाद में आता है कि राजस्थान से निकास, राजस्थान से निकास की बात करें, और राजस्थान से निकास की बात करें तो उसके बाद ये अरावली पर्वतमाला लगभग इस प्रकार से बढ़ती हुई और यहाँ पर आकर के और यहाँ से राजस्थान से निकल जाती है।
और फिर ये आगे जाती है आपके कहाँ तक, रायसीना तक, रायसीना हिल्स तक जाती है। मतलब अरावली कहाँ से निकल गई मेरे बच्चों, यहाँ से अरावली निकल गई, और यहाँ से निकल गई तो इस स्थान का जो नाम है ये आपका है खेतड़ी, और ये खेतड़ी वर्तमान में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है नीमका थाना। तो राजस्थान में प्रवेश तो कहाँ से हुआ, खेड़ ब्रह्मा, यस आबू रोड से, और निकलती कहाँ से है, खेतड़ी नीमका थाना से जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपका ये जो इलाका है ये तो है आपका आबू रोड, ये तो हो गया आपका आबू रोड, और ये स्थान जो है मेरे गुलगुलो ये हो गया आपका खेतड़ी। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आ गया विस्तार। तो अब ये तो अब आपको पता लग ही गया होगा इसका विस्तार, तो कहाँ से कहाँ, आबू रोड से है, और आबू रोड से लेकर के कहाँ तक है, खेतड़ी तक है। तो आबू रोड से लेकर के और खेतड़ी तक इसका विस्तार है जी। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट आता है कि एक आ जाएगा राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, और मेरे बच्चों इसकी राजस्थान में लंबाई जो है ये 550 किलोमीटर है, जो कि अरावली का 80% है। अर्थात अरावली की राजस्थान में लंबाई जो है ये 550 किलोमीटर है। और यदि पूछा जाए ऐसा कि अरावली का कितना परसेंट हिस्सा राजस्थान में है, तो लगभग 80% के आसपास आ जाता है। ठीक है, एक यदि हम इसी अरावली की बात करें, एक इसका अन्य नाम भी आते हैं कि भाई इस अरावली को अपने राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसी की बात करें, किस नाम से जानते हैं, तो इसी की बात करें मेरे बच्चों, इसको एक तो अर्बुदा श्रेणी कहा जाता है। इसी अरावली को और क्या बोलते हैं, अर्बुदा श्रेणी। क्यों कहते हैं, क्योंकि आबू रोड की बात करें, यहाँ पे जो है ना अर्बुदा माता का मंदिर है, यहाँ पे अर्बुदा माता का मंदिर है, और इस अर्बुदा माता के मंदिर की वजह से इस अरावली को अर्बुदा श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। एक इसी अरावली की बात करें, इसे राजस्थान का मेरू दंड भी कहा जाता है। अरावली का राजस्थान का मेरू दंड की बात करें, इस मेरू दंड के रूप में भी जाना जाता है साहब। और इसी की बात करें तो इसी अरावली का अन्य नाम है खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, खनिजों के अजायब घर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से उसके बाद में एक यहां से नेक्स्ट आ जाता है कि भाई बताओ अरावली की दिशा क्या है। तो मेरे बच्चों दिशा क्या होगी, ये तो दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये दक्षिण और पश्चिम से है, और किधर गई है, इधर। अर्थात यदि हम बात करें इसकी दिशा, तो दिशा हो जाएगी आपके दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, और किधर चलें, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। तो इसकी दिशा जो है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये भी आपको याद रखना है साहब। नहीं, मरुकांतर नहीं कहते, मेरुदंड कहा जाता है जी। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे बच्चों एक आ जाती है, यदि हम बात करें कि सामान्यतः यदि हम राजस्थान के अंदर अरावली की ऊंचाई की बात करें, तो बेटा क्या आ जाती है, लगभग 930 मीटर तो है औसत ऊंचाई। राजस्थान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। एक ये भी कह सकते हैं जी, नैऋत्य से ईशान कोण की ओर भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अलावा एक इसी ऊंचाई के अंदर आ जाएगा कि राजस्थान के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है। तो बेटा सबसे अधिक ऊंचाई जो है अरावली की, ये सिरोही के अंदर है। अरावली की राजस्थान के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई जो है ये कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। और एक आ जाता है कि अरावली की राजस्थान में सबसे कम ऊंचाई। तो पहले आप लोग पढ़ते थे, अजमेर पढ़ लेते थे या जयपुर पढ़ लेते थे, है ना। सामान्यतः अजमेर पढ़ते थे। अजमेर और जयपुर जो क्षेत्र है, जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे अरावली की सबसे कम ऊंचाई है। लेकिन अब फंस गए साहब। अजमेर बताएं कि आबू रोड बताएं,
या फिर जयपुर ग्रामीण बताएं कि जयपुर शहर बताएं, इसका मतलब है थोड़ा सा इस ऊंचाई में। सबसे कम ऊंचाई कहाँ पर है, इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास नया डाटा नहीं होगा, नया डाटा का मतलब है जब तक किसी या तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में या फिर अपने आरबीएससी की बुक में नहीं आएगा, तब तक तो थोड़ा सा दूर ही रहेंगे जी। लेकिन अब तक अभी इतना याद रखना कि सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है, सिरोही के अंदर। और सिरोही कहां मेरे बच्चों, यहां पर। इसका मतलब है यदि हम इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएं तो अरावली की ऊंचाई जो है ये क्या होगी, कम होगी, ये भी याद रखना है ना जी। तो सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर होगी, सिरोही के अंदर, ये भी याद रखना। चलो उसके बाद में इसी अरावली की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 9% या कई जगह आपको 9.30% भी मिल जाएगा। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% या 9.30% की बात करें, ये भी इसी का। सर माउंट आबू इसी का, इसी का सर, माउंट आबू सिरोही में तो भाई जी। एक यहां पर आ जाता है बेटा अपना जनसंख्या, और जनसंख्या की बात करें तो यहां पे राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है ना भाई। राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या जो है वो यहाँ पे निवास करती है। और एक यहाँ पर आ जाएगा अपने वर्षा को लेकर के, तो यहाँ पर लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखो तो उतारो इसको, यहाँ से राजस्थान का मैप बनाना चाहो तो आपकी इच्छा है, ना भी बनाना चाहो तो भी आपकी इच्छा है। अब राजस्थान का मैप तो बनेगा नहीं, तो मेरे बच्चों इसका बीच वाला चित्र बनाना चाहो ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या करना, आपको इस प्रकार से एक मैप बना लो। जी क्या करना आपको बेटा, इस प्रकार से एक मैप बना लो और उसमें अरावली ऐसे दर्शा दो। ये लो, ये जो मैप है उसका सॉल्यूशन ये है, ऐसा बना लो। तो अरावली का राजस्थान में विस्तार, प्रवेश, निकास, विस्तार, लंबाई, अन्य नाम, दिशा, ऊंचाई, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वर्षा, इन सब की चर्चा की हमने यहां पर की है साहब। सर आपने बोला था कि नए सिरे से पढ़ाएंगे, तो एग्जैक्ट नए सिरे से पढ़ा रहे हैं बेटा, मैं कब मना कर रहा हूँ। देखो आ गया ना, नया सिरा नहीं है क्या। राजस्थान से निकास कहाँ से होती, खेतरी का थाना से होती है, नया सिरा है। लेकिन जो है ही नहीं वो तो कहाँ से लाएं, जो है ही नहीं तो मेरे बच्चों वो कहाँ से लाएं। ढौसी की पहाड़ियां पे पढ़ेंगे, उसकी भी चिंता मत करो जी। अरावली के पूर्व में बेटा ये राजा राम वर्मा, ये डाटा तो बहुत गलत है आपका कि सर अरावली के पूर्व में पहले 20 जिले थे और पश्चिम में 13 जिले थे। बेटा ये डाटा तो बहुत गलत है, अभी चर्चा करेंगे मेरे बच्चे इसके ऊपर भी। आपने तो बहुत गलत डाटा पढ़ रखा था, ऐसा डाटा जिसका कोई तुक ही नहीं बचा। ये तो बहुत भ्रामक प्रचार प्रसार था। चले आगे जी, आगे देखो। अब एक बच्चे ने कहा सर यहाँ से हम बात करें, पहले अपने ये अरावली जो है ये आज भी ऐसी है, पहले क्या अरावली जैसी पहली होगी, इस प्रकार से अरावली का विस्तार है। ये अरावली पर्वतमाला ऐसी की तो है जी। अब एक बच्चे ने कहा सर जब राजस्थान में जब 33 जिले थे, तो जब 33 जिले थे तो उस समय इस अरावली के पश्चिम में तो थे 13 और पूर्व में थे 20। यही पढ़ा ना भाई, है ना कि गुरुजी अरावली के पश्चिम में तो 13 और पूर्व में कितने थे 33, यही था। अब तो क्या अरावली में कोई जिला ही नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड EXIT जी जी, है ना। तो क्या कोई अरावली में जिला ही नहीं था क्या। इसका मतलब है पूर्व में इधर और पश्चिम में इधर, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। हाँ भाई ये कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता ना। तो 33 और एक तरफ 13 एक तरफ 20, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसका मतलब अरावली में होगा ही नहीं यहाँ, तो इसका मतलब अरावली में भी है।
जी। चलो, ये अपना हो गया अरावली का, यही है अरावली लगभग लगभग। इसका क्षेत्रफल भी हो गया, जनसंख्या भी होगी, वर्षा भी हो गया। अब यहां से एक आ जाता है साहब, खेताराम बताना एग्जैक्ट बेटा। हाँ जी, अब यहां से आता है, एक आता है कि गुरुजी विस्तार के जिले, एक यहां से आता है विस्तार के जिले। और विस्तार के जिलों की बात करें तो यहां पर इतना याद रखना, अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। इसकी बात यहां पर की जाती है। एक मिनट देखो, मैं इसका एक चीज दिखाता हूं आपको। जी देखो, यहां से सर केकड़ी जिला अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में आता है, कुछ हिस्सा आता है, कुछ में नहीं आता। खेड़ ब्रह्मा सिरोही में लिखवाया था, एक बात, खेड़ ब्रह्मा आज भी सिरोही में है। मैंने तो नहीं लिखवाया खेड़ ब्रह्मा, मैंने तो हमेशा गुजराती लिखवाया है। अब किसी ने लिखवा दिया होगा, मुझे नहीं पता बेटा। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात जो है, ये गुजरात में खेड़ ब्रह्मा, तो आबू रोड है अपना, है ना भाई नूतन। अब मुझे नहीं पता आपको किसने लिखवा दिया मेरे बच्चों। चलो, हाँ, तो अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। योजना प्रदेश का मतलब है कि ऐसा भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार, ऐसा भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार जिलों के अनुसार न होकर योजना के अनुसार हो। ऐसा भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार जिलों के अनुसार न होकर उसके योजना के अनुसार है। जैसे मैं कहूं यहां से, जैसे मैं कहूं यहां पर कि भाई, जैसे ये नीम का थाना है, यहां पर ये एक छोटा सा मैप ये बना देता हूं मैं जिला। ये जो जिला है मेरे बच्चों, ये नीम का थाना है। तो इस नीम का थाना के अंदर जो पूर्वी नीम का थाना का क्षेत्र है, मध्य और पूर्वी की बात करें, ये तो है अरावली में। और इधर वाला जो क्षेत्र है ये आपका आ जाता है मरुस्थलीय भूभाग में। तो यहां पर मैं कहूं कि अरावली का विस्तार झुंझुनू में है, नहीं, झुंझुनू में है, लेकिन कहां तक, यदि एक योजना आ गई अरावली वृक्षारोपण, अरावली वृक्षारोपण, तो उस अरावली वृक्षारोपण का संचालन सिर्फ झुंझुनू के इस भाग में ही होगा, न कि पूरे जिले में होगा। तो अरावली का विस्तार भी पूरे जिले के अनुसार न होकर के जहां जहां पर योजना का क्रियान्वयन किया जाता वहां वहां पर है। तो सीधा याद रखना मेरे बच्चों, यहां से क्या, ओके, सीधा सा प्रश्न यहां पर आ गया कि अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। योजना प्रदेश का मतलब हुआ कि ऐसा भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार जिलों के अनुसार न होकर योजनाओं के अनुसार होता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। चलो, हो गई बात यहां से। नेक्स्ट यहां पर आ जाती है मेरे बच्चों, इसी अरावली प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो मैं एक तो ये कह सकता हूं पर्वतीय मिट्टी कह सकता हूं। भाई अरावली क्षेत्र में तो मिट्टी कैसी होगी मेरे बेटा, पर्वतीय मिट्टी होगी, कोई बात नहीं। या फिर इसका एक नाम और आ जाएगा, इन सेप्टी सोल, पर्वतीय मिट्टी या इन सेप्टी सोल की बात करें सब। जी 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 जी, है ना। एक हम बात करें वनस्पति की बात करें कि गुरुजी यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहां पर धोक या ऐसे कहें सालर वन कहें, या ऐसे कहें धोक या धोकड़ा, धोक या धोकड़ा वन जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। धोक या धोकड़ा के वन जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। पूरा बेटा पंडित। एक यहां पर आता है अपना कृषि की बात करें
तो इस क्षेत्र के अंदर कृषि जो की जाती है वो है अपनी स्थानांतरित कृषि, अर्थात जिसको बुश फार्मिंग भी बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि, या इसी का एक नाम और आता है, इसको क्या कहते हैं, बुश फार्मिंग। इसी को बुश फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है साहब। ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान रखना। ठीक है, मुख्य रूप से मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी, ये मिट्टी अलग अलग हो सकती है। एक अपन बेसिक नॉलेज की बात करें, किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी भी होगी, ये सब चीज़ें यहाँ से आ जाएंगे जी। उसके बाद में यहाँ पे कृषि कैसी होती है, स्थानांतरित कृषि, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुश फार्मिंग। अब ये जैसे वालरा, चीमाता, दजिया, जब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे तब बात करेंगे सब, इसको झूमिंग खेती नहीं कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाएगा अपना राजस्थान की विभाजक रेखा। और राजस्थान की विभाजक रेखा जो है ये दो को माना जाता है। एक तो मानते हैं अरावली को, अरावली पर्वतमाला। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान की विभाजक रेखा मानी जाती है सर। कैसे, देखो इसका इधर तो है मरुस्थल और ये इलाका कैसा है, मैदानी भाग। यदि हम बात करें ये अरावली नहीं होती तो हो सकता है पूरे भूभाग में मरुस्थल होता या पूरे भूभाग में मैदान होता। इधर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, इधर ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। इसका मतलब है यहाँ से हम बात करें ये राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है जी। चेतरम यादव पक्का बेटा। और एक यहाँ से आ जाएगा, इसी की यदि हम बात करें तो मेरे बच्चों ये भी याद रखना कि सामान्यतः इस अरावली के पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं वो तो जाती हैं अरब सागर में, और पूर्व की जो नदियाँ हैं ये जाती हैं आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो ये यहाँ से आ जाएगा। तो राजस्थान की विभाजक रेखा एक तो क्या होगी, अरावली पर्वतमाला, और एक आ जाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी राजस्थान को लगभग दो भागों के अंदर बांटती है। बुश फार्मिंग स्थानांतरित कृषि, झाड़ियों को जला करके की जाती है उसको। हाँ बेटा जगदीश बता दूंगा, पहले चारों बताऊं तो सही, उसके बाद बताऊंगा जी। तो अरावली की विभाजक रेखा है। एक आपको यहां से याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला, एक लिखना है आपको कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में बाधा का कार्य करती है जी। मतलब ये अरावली है, इसके इधर है पश्चिम का मरुस्थल। जब यहाँ पे तेज आंधी चलती है तो वो हवा उड़ती हुई पूर्व की ओर आती है, और उसको हम क्या बोलेंगे कि पश्चिमी मरुस्थल का पूर्व विस्तार। लेकिन बीच में क्या आ गई, अरावली, तो ये उसको रोक देती है। तो यहां से आ जाएगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व विस्तार में बाधा भी कैसी, प्रत्यक्ष बाधा जी, प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करती है। तो उतारो ये भी, विस्तार के जिले, मिट्टी, वनस्पति, कृषि, राजस्थान की विभाजक रेखा, और एक अरावली पर्वतमाला राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार के अंदर एक बाधा या अवरोधक का काम करती है जी। अनुज ये भी उतार लो मेरे बच्चों यहां से। पचास सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और जब हम पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे थे तो मैंने बार बार कम से कम 10 बार 50 सेंटीमीटर की लाइन खींची है जी। पशु परिचर में भी राजस्थान की पॉलिटी आएगी, 100% आएगी साहब। अभी उसकी भी बात करते हैं बेटा। अब एक बच्चे का अच्छा कमेंट्स आया, एक बच्चे ने कहा सर
कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो देखो, पहले हम कुछ पढ़ते थे। एक तो हम पढ़ते थे अरावली सर्वाधिक कटी फटी अजमेर में, ये पढ़ते थे। एक हम पढ़ते थे अरावली सर्वाधिक जो है संकीर्ण कहाँ पर है, अजमेर में। अब अजमेर से बन गया कि ब्यावर बन गया, तो अब सर्वाधिक कटी फटी अजमेर में है कि ब्यावर में है, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। सर्वाधिक संकीर्ण अजमेर में है कि ब्यावर में, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और एक यहां से आया था कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, जो कि पहले हम लोग पढ़ते थे उदयपुर के अंदर, क्या कहते थे, उदयपुर में। अब उदयपुर से भी क्या बन गया, सलूम्बर बन गया, तो एक बार रुकना पड़ेगा। मतलब सर्वाधिक संकीर्ण, सर्वाधिक कटी फटी और सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, ये से थोड़ा सा दूर रहेंगे। हाँ, पहले क्या पढ़ते थे बता दूं कि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक, पहले हम क्या पढ़ते थे, पहले वाली बता देता हूं। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक, है ना, पहले लिख देता हूं, नहीं फिर मुझे पता नहीं, कहूंगे गुरुजी आपने तो ये बताया था। और वर्तमान, एक तो पहले क्या है, विस्तार। पहले सर्वाधिक विस्तार कहां पे था, उदयपुर के अंदर। अभी कहां है, ये डाटा अभी क्लेरिफाई नहीं है जी। दूसरा, अरावली, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक संकीर्ण कहां पर है, तो पहले कहां पढ़ते थे, अजमेर में। अभी हमारे पास डाटा नहीं है। और एक सर्वाधिक कटी फटी कहां पर है, कटी फटी, तो ये भी पढ़ते थे अजमेर, लेकिन नया डाटा हमारे पास नहीं है। तो पहले अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो हम लोग पढ़ते थे, है ना, हम बात करते थे कहां पर, उदयपुर में, सर्वाधिक संकीर्ण और कटीफटी अजमेर में। लेकिन रिसेंटली अब हमारे पास इस डाटा से थोड़ा सा डाटा कम हो गया। वो क्यों, क्योंकि उदयपुर से क्या बन गया, सलूम्बर। तो अब क्या पता भाई कहां पे चला जाए, ये चीजें यहां से आ गई है। बेटा किसी जमाने में आया था मयंक, उसके बाद 50 सेंटीमीटर आने लग गया, 50 सेंटीमीटर आने लग गया मेरे बच्चे जी। हो गया, बहुत बढ़िया, 100% जी अनुज, हाँ 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 हाँ। तो ये आपको लिखना है। यहां से आगे बढ़े, संकीर्ण का मतलब नैरो, नैरो, नैरो। नए आंकड़े, बेटा नए आंकड़े तो यदि आरबीएससी की बुक में आएंगे या फिर सरकार के द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट वगैरह आएगी, उसी के अकॉर्डिंग है। जी जी जी, नीलम लगा सकते बेटा। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट समझना। अब अगला यहां से समझना, ये तो अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में मैं इस प्रकार से अरावली बना दी। बना दी यहां पर। अब यहां से हम बात करें, सर ऐसे न्यू छोड़ेंगे तो एक तो फिर कोर्स को लेने, तो बेटा मैं कहां से लाऊं बता। एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी इसको छोड़ेंगे तो कोर्स कैसे होगा, तो भाई मैं कहां से लिखवा दूं, मुझे बता। अभी जैसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, अब मैं कैसे लिखा दूं। हाँ भाई, एक आइए, राजस्थान की पॉलिटी आएगी बेटा, पर मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सब आएगी। हाँ भाई, अब बता, मतलब आप मुझे कह दो कि भाई कि गुरुजी राजस्थान में सबसे छोटा जिला आप लिखवा दो, मैं लिखवा दूं। अब सरकार ने बताया नहीं तो मैं कहां से लिखवा दूं, आप कहो तो मैं लिखवा दूं, है। अब सरकार ने, अब ऐसा कोई डाटा नहीं है हमारे पास। जैसे फलोदी की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगती कि नहीं लगती, यही है। राजस्थान सरकार का जो ऑफिशियल साइट के ऊपर जो सर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इनके बनने के बाद 4 पेपर हो गए हैं, इनके बाद
4 पेपर हो गए, एक में नहीं आया। और आपको है कि गुजी लिखवा दो, तो मैं लिखवा दूंगा, लिख लो भाई सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। अब वो सही है कि गलत है मुझे खुद को नहीं पता, तो तुम्हें कहां से बताऊंगा। जैसे जैसे डाटा आएंगे वो लिखवा देंगे। हाँ भाई, अब बताओ, कोई कहे कि सर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो किसी ने कहा दूदू लिखवा दो, किसी ने कहा जयपुर लिखवा दो। अब बताओ, कोई तो दूदू पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो फलोदी कोई तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता रहा है, कोई नहीं बता रहा। और जब हम फलोदी जिला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया साहब, है ना। तो कैसे करें बताओ। एक भाई साहब और है साहब कि गुरुजी आपने स्थापना दिवस गलत बता दिया। अरे डोपा 2023 का पेपर में आ चुके हो पर्सन, डोपा 2023 के एग्जाम में पर्सन आ चुका है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च माना था। आ चुका है पर्सन, इसका मतलब कई तो ऐसा डोपा है जिनको जिनको मतलब कोई मतलब ही नहीं है, खत्म। मतलब लेवल नाम की, लेवल तो छोड़ो भाई। देखो ज्ञान दो चीजें हैं बेटा, एक तो समझ में आए, एक न आए। हम कमजोर हो सकते हैं, पढ़ाई में होशियार हो सकते हैं, लेकिन हम तो मानसिक रूप से संकीर्ण हो गए। नैतिकता खत्म, जीरो, मतलब नैतिकता ही जीरो। जी देखो, राजस्थान जनसंपर्क की वेबसाइट पे फलोदी अलग है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और कुछ मास्टर पढ़ा के जा रहे हैं तो भाई एक जगह तो अलग दिख रहा है, एक कुछ मास्टर पढ़ा रहे हैं तो भाई उससे बढ़िया तो पहले वाला याद रख लेना। और कुछ एक तो क्या डोपाइन जमा, हाँ 1 नवंबर आपने गलत पढ़ा दिया, 1 नवंबर है तो बेटा तू वो पढ़ ले। मैं कब कहता हूं तो मेरे बच्चे यही पढ़े। और जिनको पढ़ना होगा, जो पुराने पेपर देखते होंगे ना, जो मेहनत करने वाला बच्चा सीरियसली जिसने देखा होगा, उनको पता है कि सब 30 मार्च को आया है। आ जाओ। हाँ जी, तो ये हो गई अरावली। अब क्या हुआ बेटा, देखो नेक्स्ट आता है, अब आप लिखोगे अरावली का उपविभाजन। अब मैं क्यों कह रहा हूं अरावली के उपविभाजन की बात करें तो, कि अरावली जो है हमने राजस्थान के अंदर कहां से कहां पढ़ी, कहां से कहां पढ़ी भाई, खेतड़ी से लेकर के और आबू रोड तक। लेकिन इस खेतड़ी से लेकर के आबू रोड तक इस अरावली की स्थिति जो है वो एक जैसी नहीं है। सब जगह एक जैसी चट्टानें नहीं पाई जाती, सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं है, सब जगह एक जैसे खनिज नहीं पाए जाते, और सब जगह एक जैसा विस्तार या स्वरूप नहीं है, है ना। ये नहीं है, ये सब बात यहां से आ जाती है। अब इसी को लेकर के इस अरावली का क्या किया, उपविभाजन, और इसे कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांट दिया। इसको कितने भागों में बांटा, 3 भागों के अंदर बांट दिया साहब जी। अब 3 भाग कौन कौन से, देखो मेरे बच्चों, यहां पर जो स्थान है इसका नाम है खेतड़ी, और यहां पर मेरे बेटा एक स्थान है जिसका नाम है सांबर, सांबर। और सांबर के साथ याद रखना, ये जो सांबर है अपने राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है। जैसे राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, उसी प्रकार से राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें वो कौन सा है, सांबर है, जयपुर के अंदर है। सांबर जयपुर, खेतड़ी नीम का थाना जी। एक यहां पर आता है, यहीं पर एक बिंदु जिसका नाम है देवगढ़, और देवगढ़ जो है ये आपके है राजसमंद में। और यहां से बात करें तो मेरे बेटा ये जो हिस्सा है, अब आपका ये जो इलाका है खेतड़ी से लेकर के और सांबर के बीच का, इसे कहा जाता है अपना उत्तरी अरावली। ये जो है सांबर से लेकर के देवगढ़ तक के बीच का हिस्सा है, सांबर से देवगढ़ के बीच का हिस्सा है।
मेरे बच्चों इसको कहा जाता है मध्य अरावली। और एक ये जो हिस्सा हो गया आपके देवगढ़ से लेकर के और कहां तक, आबू रोड तक, ये स्थान कौन सा है, आबू रोड। और ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। जी बनाओ, तो ये अरावली का उपविभाजन बनाओ बेटा यहां से। नहीं भाई, मैं राजस्थान की पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, राजस्थान की पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। उतारो उसको जल्दी से। नहीं भाई, हिस्ट्री में मैं नहीं पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। भाई मैंने उनको बोल दिया था पीडीएफ के लिए। वो गलती क्या होता है कि ये यहाँ से तो जो टीम वाला है ना, ये पीडीएफ डाल देता है मेरे बच्चे, है ना। लेकिन वो गलती से किसी ने, राम राम भाई, राम राम। यही हो बेटा, आपके लिए पैनल दिखाया था, मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ मेरे बच्चे जी 100%। भाई मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके किसी भी पेपर का 50 से 60% हिस्सा आएगा अपनी कक्षा से, इतना पढ़ा के जाऊँगा। लेकिन सब्र रखो 3 महीने तो। नहीं बेटा पॉलिटी नहीं पढ़ाऊँगा सर। जयपुर ग्रामीण या शहर में? ये ग्रामीण में बच्चे, ग्रामीण में। सांबर कौन से जिले में? जयपुर ग्रामीण में बच्चे। अरे नहीं रे, कहाँ हिस्ट्री पढ़ाऊँ भाई, हिस्ट्री कहाँ आती है, मरा देगा भाई। सर जी विखंडित जिले बताओ। बेटा नहीं पता, कविता नहीं पता मेरी बच्ची। जी आगे बढ़े, आगे बढ़े यहां से। ओके मेरे बच्चे, एक बच्चा वो बार बार ही कमेंट्स कर रहा है कि गुरुजी जिले तो बता ही दो, जिले तो बता ही दो। जिले बता दूं तो सुन ले मेरे भाई। यदि ऐसा पर्सन आ जाए ना, अरावली के विस्तार के जिले, यदि ऐसा कोई पर्सन आ जाए तो इसके 2 बिंदु होंगे भाई, 2 बिंदु होंगे। कौन कौन से, उसकी चर्चा करते हैं। देखो 2 बिंदु होंगे और ये दोनों बिंदु जो है ना अपने आप में सोचनीय है और आपको समझना ही पड़ेगा साहब, है ना। 2 बिंदु होंगे और वो कैसे, एक तो होते हैं मूल जिले। सामान्यतः अरावली के मूल जिले हैं ये माने गए हैं 7। अरावली के मूल जिले जो है ये कितने माने गए हैं? 7 जी। कौन कौन से हैं? अलवर, एक है जयपुर, एक है दौसा, एक है अजमेर, एक है राजसमंद, एक है सिरोही और एक है
उदयपुर, ये 7 जिले माने जाते हैं मूल जिले। जी, ये 7 जिले हैं साहब जो मूल जिले हैं। और उस मूल जिले के बाद यदि अब हम बात करें गुरुजी और कहां पर है, जी है ना। और यदि हम अन्य की बात करें, मूल के साथ साथ अन्य जिलों की भी बात कर दें, तो अन्य जिलों में आपके जैसे एक तो हो गया कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, सीकर, नीम का थाना, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, डूंगरपुर है। एक सलूम्बर तो रह गया ना जी, सलूम्बर। जी, ये लो साहब, सलूम्बर हो गया, ये यहां पर आ जाएंगे भाई, है ना। ये है साहब। तो मूल रूप से तो 7 जिले हैं। अब बताओ, इसका विस्तार कोटपुतली बहरोड में भी है, खैरथल तिजारा में भी है, सीकर में भी है, नीमका थाना में भी है, ब्यावर में भी है, पाली में भी है, चित्तौड़ में भी है, डूंगरपुर में भी है, सलूम्बर में भी है। तो इसलिए इसको योजना प्रदेश कहते हैं, इसलिए इसको योजना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। चलो अब आगे बढ़े। हाँ, अब चलते मेरे बच्चों आगे। और आगे हम किसकी बात करें? टोक नहीं आएगा भाई, टोक नहीं आएगा। टोक किसी भी रूप में नहीं आएगा साहब। नहीं, झुंझुनू भी नहीं आएगा। पुराने वाला झुंझुनू आता था। नहीं, केकड़ी भी नहीं आएगा, ना टोक भी नहीं आएगा, झुंझुनू भी नहीं आएगा। तभी तो कह रहा हूं ना कि सम्मानित है, क्योंकि झुंझुनू का जो हिस्सा खेतड़ी का था, योजना प्रदेश खेतड़ी उदयपुरवाटी का जो क्षेत्र है वो इधर आ गया। डीग भरतपुर का हिस्सा नहीं आता, है ना भाई। ये चीजें हैं। तो हमें अभी मूल जिले लिखने थे, तो मूल लिख दिए मैंने, देखो 7, ये 7 ये मूल जिले हैं। ठीक है, अब आ जाओ मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने, अब पहला जो पोर्शन आता है मैं इधर ही बता देता हूं, ज्यादा ठीक रहेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए, और ए है अपना उत्तरी अरावली। जी, उत्तरी अरावली। बेटा एक चित्र बना देता हूं, यहां पे देखना, और इस चित्र के साथ साथ कुछ बातें आपको पढ़ाते भी चलूंगा। ये इस प्रकार से हो गया राजस्थान में अरावली, और यहां पर और यहां पर इस खेतड़ी से लेकर के और सांबर तक का ये जो हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला है? उत्तरी अरावली। ये तो बोला है बेटा, ये उत्तरी अरावली है। ठीक है साहब। सबसे पहले देखो, यहां से आ जाए। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते। बेटा आप पढ़ते रहो, अब मेरे दिल में हो, चिंता मत करो, बस 4 मिनट और। जी, एक तो आ जाता है कि गुरुजी सामान्यतः उत्तरी अरावली पर्वतमाला का विस्तार। तो बेटा इसका विस्तार जो है मूल जिलों के अनुसार बात करें तो अलवर में भी है, इसका कुछ विस्तार जयपुर में भी है, इसका विस्तार दौसा में भी है, इसका विस्तार जो है सीकर में भी है, इसका विस्तार की बात करें तो ये आपके नीम का थाना के अंदर भी है, तो इसका विस्तार जो है ये आपके कोटपुतली और बहरोड के अंदर भी है, खैरथल तिजारा में है। मतलब इन जिलों के अंदर इसका विस्तार आ जाता है साहब। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, यहां पर इसका विस्तार है। एक तो आ गया। दूसरे यदि हम बात करें, एक आता है कि उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली विखंडित, अभी बताता हूं क्या है, विखंडित अवस्था में है, अवस्था में है, जिसके कारण
सर्वाधिक अपर्दन, जिसके कारण इसका सबसे अधिक अपर्दन हुआ। इसका मतलब ये भी कह सकता हूं कि उत्तरी अरावली का क्रमबद्ध लगातार या सतत विस्तार नहीं है। गुरुजी ये क्या बीमारी है साहब? मेरा दिल कहाँ है? सही बताओ, सही बता दो। घर पे, दिमाग भी घर पे ही है, दिल तो 100% ही वहीं पर है, दिमाग 50% वहाँ है। जी, अब झूठ मैं बोल नहीं सकता। ये एक ऐसे प्रश्न नहीं है। अभी बच्चे पूछा तांबा जिला नीम का थाना है क्या? अभी कहाँ से बोल दूँ यार, अभी बोला ही नहीं गया। तांबा जिला झुंझुनू को बोलते थे। जिस दिन बोल देंगे, जिस दिन कहीं लिखा जाएगा, उस दिन हम भी बोल देंगे। अब ये कह सकते हैं कि तांबा नीम का थाना में आ गया, लेकिन अभी आया नहीं ना। जी देखो मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या है उसको समझो कि मैं यहाँ पर एक धरातल दिखा रहा हूँ आपको। ये धरातल है, ये आपका है खेड़ ब्रह्मा, ये आपका है आबू रोड। पहाड़ियां इस प्रकार से हैं, ऐसे ही तो हैं। ऐसे ये आबू रोड है, ये देवगढ़ है, ये सांबर है और ये खेतड़ी है। मतलब देखो यहां पर अरावली एकदम कंटिन्यूअस है, बीच में धरातल पे कहीं भी गायब नहीं हुई, सब जगह दिखाई दे रही है या ना। और उसके बाद में देखो यहां पर आई अरावली, फिर गैप आ गया, फिर अरावली आ गई, फिर गैप आ गया, फिर अरावली आ गई, फिर गैप आ गया, फिर अरावली आ गई। तो मतलब ये विखंडित है, बिखरी हुई है और लगातार या कहें कि कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर नहीं है साहब, है ना भाई। ये बात यहां से आ जाती है। तो अरावली का सतत या क्रमबद्ध विस्तार नहीं है। अरावली, उत्तरी अरावली सर्वाधिक खंडित अवस्था के अंदर। इसका मतलब एक और हो जाएगा कि उत्तरी अरावली में गैप या अंतराल है, गैप या अंतराल है। और यहां पर यह भी कहा जाता है कि गैप या अंतराल है, तो यहां से गैप कितने हैं भाई? अंतराल है कितने? 16 गैप मानते हैं यहां पर कि उत्तरी अरावली में टोटल कितने गैप हैं? 16 गैप है। अब ठीक है, कुछ लागे जी, 16 गैप है साहब। और इन 16 गैपों में यदि ये प्रश्न आ जाए कि बताओ सबसे बड़ा गैप कौन सा है, सबसे बड़ा गैप तो सांबर है। यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर अरावली का सबसे बड़ा गैप कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सांबर। इसकी लगभग एक आ जाती है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई लगभग 400 से 450 मीटर है जी। ये आपका कुछ उत्तरी अरावली का हिस्सा हो गया। अब इसमें गैप है, तो इन गैपों से होकर के नदियां बहती हैं। यहां पर उत्तरी अरावली में दर्रे भी हैं क्या? नहीं है। इन गैपों से होकर के नदियां बहती हैं, और नदियां बहती हैं इसलिए इस क्षेत्र के अंदर ये जो बीच का क्षेत्र है, ये गैप है, गायब हो गई, तो यहां पर नदियां बहती हैं। और नदियां बहती हैं तो नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है? मैदान। और तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक कि यहां अरावली के मध्य मैदान भी हैं, मैदान भी हैं जी। ये कहानी है इस उत्तरी अरावली की, ठीक है। सबसे छोटा गैप का तो ऐसा कोई डाटा नहीं है, नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है भाई, ठीक है मेरे बच्चों। तो बस आज के लिए मेरे गुलगुलो
इतना सा उम्मीद है। बातें MCQ भी होगा क्या 100%, इसके बाद में अपने एग्जाम में आए हुए लगभग 30-40 क्वेश्चन जो है ना हम लोग कर लेंगे साहब, है ना, उसको हम कर लेंगे भाई, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं, आज के लिए मेरे बच्चों बस इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। फोन गिरा दिया नीचे।